हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस। चलो आज मैं बात कर रहा हूँ आपके गढ़वाल पर परमार वंश के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे चांदपुर गढ़, देवलगढ़, श्रीनगर और टिहरी, यानी कि जो परमार वंश की राजधानियाँ टाइम टाइम पे बदलती रही हैं उनके बारे में। और हम जो आज अध्ययन करेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे 888 ईस्वी से 1804 तक जो कनकपाल से प्रद्युम्न शातक का शासन था। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि अगर आप स्टडी करते हो तो आप जानते हो कि बहुअराजकता का युग आया था हर्षवर्धन के काल के बाद, जब अंतिम यहाँ पे हर्षवर्धन का शासन आया था। ठीक है, उसके बाद कत्यूरों ने यहाँ पे शासन किया था, है ना। जिस तरीके से हमें पता है कि कत्यूरों ने शासन किया था, पहले जोशीमठ में, उसके बाद वो बैजनाथ घाटी में मूव कर गए थे। तो इसके बाद कुमाऊं में चंद शासकों का और गढ़वाल में पंवार शासकों का उदय माना जाता है। ठीक है, अगर पंवार शासकों की उदय की बात करें तो एक गढ़ था यहाँ पे चांदपुर गढ़, जहाँ पे 9वीं शताब्दी में पंवार या परमार राजवंश की स्थापना हुई थी। अब स्थापना किसने की थी? धार नगरी यानी गुजरात से आए राजा कनकपाल ने। तो कहा जाता है कि वो इस क्षेत्र में आए और इनके साथ, है ना, यहाँ के भानु प्रताप ने, जो राजा था चांदपुरगढ़ में, अपनी बेटी की शादी की और कनकपाल ने यहाँ पर पंवार वंश की स्थापना की। अब इस देवभूमि यानी इस पवित्र भूमि गढ़वाल क्षेत्र में और इस केदारखंड में पंवार राजवंश का उदय होने का यहाँ पे 3 चरण थे। तो आप चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, पहला चरण में कनकपाल से लेकर बात होती है 11वीं सदी तक पंवार राजों की। ठीक है, पंवार राजवंश की बात करेंगे। इसमें जो पंवार राजा गणपतियों की तरह थे, यानी कि अलग अलग जगह पे शासन था, जहाँ पे गणपति हुआ करते थे। कार्तिकेय नरेशों के सामंत मात्र थे उस समय तक। और कनकपाल से सोनपाल तक की जो जानकारियाँ हैं, है ना, वो हमें एक अनुश्रुतियों के तौर पर मिली हैं, जबकि इसके बाद के मतलब जबकि बाकी राजाओं का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता है। हाँ, कुछ नाम कहीं ना कहीं उनके मिले हैं और जनश्रुतियों के आधार पर हमने इनकी क्या की है, हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। द्वितीय चरण हम बात करें तो ये हमारा आता है लखनपाल से लेके आनंदपाल तक। और ये जो राजा थे, माना जाता है कि ये क्या करने लगे, तब स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे और यहीं से गढ़ों को विजित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो अजय पाल को 52 गढ़ों को विजित होना बताया जाता है, लेकिन कहीं कहीं लेखकों ने अलग अलग तरीके से दिए कि 52 के 52 गढ़ अजय पाल ने नहीं जीते हैं। ये प्रक्रिया लखनदेव के काल से शुरू हुई थी और अजय पाल वो शासक था जिसने पूर्णता प्राप्त की थी 52 गढ़ों को विजित करने में। ठीक है, हाँ, इनकी जानकारियाँ जैसे इनके सिक्के और अभिलेख हमें मिलते हैं। तृतीय चरण जो आता है, इसमें अजय पाल से लेकर प्रद्युम्न शातक के राजा आते हैं। अब चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ इसी समय जाती है, देवलगढ़ से फिर श्रीनगर जा पहुंचती है और इसी अजय पाल ने केदार भूमि का एकीकरण किया और सभी गढ़पतियों को विजय करने के बाद इस क्षेत्र का नाम गढ़ या गढ़वाल राज्य माना जाता या पड़ा था। अब आगे देखो, कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो पंवार वंश के बारे में हैं, अभी हम उन पर पहले बात करेंगे कि संस्थापक इसका था कनकपाल। और पंवार वंश के जगतपाल का एक अभिलेख प्राप्त होता है देवप्रयाग से, जो कि 1455 ईस्वी का है। देखो दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपको सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें देना, इसीलिए मैं फैक्चुअल चीज़ें ही यहाँ पे रखूँगा। फिर मैं आपको दोबारा से रिलीज बता दूँ कि अगर हम बात करें पंवार वंश के अंत की, चंद वंश के अंत की, वहाँ पे जोशियों का और मेहरा और फरत्यालों की जो कंट्रोवर्सी षड्यंत्र वहाँ पे चले थे। और यहाँ पे जो प्रद्युम्न का शासन आएगा उसमें यहाँ पे, है ना, खंडूरियों का भी जो षड्यंत्र यहाँ पे चला है, डोभालों का और खंडूरियों का। यानी कि ये जो षड्यंत्रकारी मंत्री थे या इनके जो भी सामंत थे या इनके जो भी पदाधिकारी थे राजाओं के, बहुत सारे षड्यंत्र हैं। तो उन षड्यंत्रों से हमें कुछ नहीं लेना, हमें फैक्चुअल जाना है टैक्स पे, कि जिस टैक्स ने आपके एग्जाम में आना। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो और आपने अभी यहाँ पे 1455 देखा कि पंवार वंश के जगतपाल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है देवप्रयाग से, जो 1455 ईस्वी का हुआ है, तो अगर यही टैक्स आपको पेपर में मिलता है तो मोस्टली मुझे लगता है कि हमारा माइंड उस मेमोरी को फ्लिक करता है और आपको ये चीज़ वहाँ पे काम आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह देवप्रयाग का शहर आपको दिखा दूँ, है ना, जगतपाल की जगह किसी राजा का फोटो दिखा दूँ, समझ रहे हो ना, और बोल दूँ कि भैया ये इस टाइम होता, तो मुझे लगता है कि मेमोरी में थोड़ी लेट ये चीज़ें स्टोर करती हैं। तो इसीलिए आपको इस तरीके से फैक्चुअल चीज़ें ही दी जा रही हैं। बाकी अगर आपको डीप नॉलेज इसका और चाहिए, आप पूरी कहानियाँ सुनना चाहते हो, सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, ये मैं आपको अगले वीडियो में बना के दे सकता हूँ।
तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे, इसमें पहला गढ़ हमारा था नागपुर गढ़, है ना, जो कि जौनपुर परगना क्षेत्र में था। नाग देवता मंदिर यहीं स्थित है, जिस कारण इसे हम नागनाथ गढ़ भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा गढ़ हमारा था कोलीगढ़, जो कि बछवाड़ के बिष्टों से संबंधित था। तीसरा गढ़ था फल्याणगढ़, जिसे कि शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान दिया था। पांचवा गढ़ था हमारा बांगरगढ़ या नागवंशी राणा जाति का गढ़ था। और छठवां गढ़ हमारा था गढ़ कुइलीगढ़, जो कि सजवाण जाति के अधीन था, जिसे चौरासी गढ़ भी कहा जाता है। सातवां गढ़ हमारा था जो अभी सातवां गढ़ भरपूरगढ़, अंतिम गढ़पति इसका गोविंद सिंह था। इसके बाद आठवां गढ़ था कुंजड़ीगढ़, जिसका अंतिम राजा सुल्तान सिंह था। नौवां गढ़ था सिलगढ़, जिसका अंतिम गणपति सजवाण सब्बल सिंह था। 10वां गढ़ था मुंगरागढ़, रवाई क्षेत्र के रावत जाति के लोग हुआ करते थे। और रावत ने तो आपके उत्तराखंड में शासन चल रहा है, हरीश रावत से लेके अभी त्रिवेंद्र रावत जी का। 11वां गढ़ जो हमारा था रैकागढ़, जिसका अंतिम राजा था रमोला चंद। 13वां गढ़ उप्पूगढ़, उदयपुर के चौहान कप्पू अंतिम गणपति इसका था। देखो इसके पवाड़े बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जब इसकी और अजयपाल का युद्ध हो रहा था। इसके बाद जो बधानगढ़ है, ये हमारा पिंडर नदी के ऊपर आता है। बधानगढ़ आपने सुना होगा, इसमें चंदवंश और पंवारों की युद्ध भी इस गढ़ में हुआ करते थे। लोहगढ़ नेगी के अंतिम जाति का गणपति दिलेवर और प्रमोद सिंह थे। दसोलीगढ़ का प्रतापी राजा मालवर सिंह था। न्यालगढ़ का अंतिम राजा बग्गू था। गढ़तांगगढ़ जो टकनौर में, जहाँ की भोटिया जाति के लोग रहते थे। मडकोटगढ़ बगड़वाल जाति के लोग रहते थे। बगड़वाल जाति अधिकतर भोटियों में पाई जाती है। लंगूरगढ़ में भैरव का प्रसिद्ध मंदिर है। और इंडियागढ़ बड़कोट क्षेत्र में रूपचंद के नाम से व्यक्ति ने विध्वंस किया था, ध्यान रखना। और 52वां गढ़ जो हमारा था लोधनगढ़, ठीक है। अब थोड़ा आपको विकेट के अनुसार पंवार वंशों की जो सूची है वो आपको बता देते हैं। देखो इसकी एक सूची मेरे पास और भी है जो कंप्लीट है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सारे राजाओं का शासनकाल इतना उल्लेखित नहीं है, या उनके काल में कोई ऐसी घटना नहीं है, बहुत शासन उनका शून्य रहा है। तो जिस वजह से कुछ ही राजाओं की सूची और कुछ ही राजाओं का क्रम हमने इस वीडियो में लिखा हुआ है। अगर आपको उस तरीके से चाहिए तो शायद वो तो कटौत जी की बुक में भी है, तो आप उसमें भी देख सकते हो। चांदपुरगढ़ का भानु प्रताप, कुल 60 राजा परमार वंश में हुए थे। प्रथम शासक कनकपाल ने 11 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद श्यामपाल आया 26 वर्ष तक। तीसरा पदमपाल आया। 36वां राजा था अनंतपाल देव। 37वां राजा अजयपाल। उसके बाद 38वां राजा था कल्याणपाल। 43वां शासक था बलभद्र शाह। 44वां शासक था आपका श्याम शाह। और 46वां राजा महीपति शाह। अगर इसके बाद हम बात करें, 47वां शासक हमारा हुआ था पृथ्वी शाह। 48वां हुआ था मेदिनी शाह। 49वां शासक था फतेह शाह। 50वां उपेंद्र। 51वां प्रदीप शाह। 52वां शासक ललित शाह। 53वां आपका जयकिर शाह था। 54वां शासक प्रद्युम्न शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1790 से 1804 तक, ठीक है। इसके बाद हमारा आते हैं सुदर्शन शाह, 1815 से 1859 ईस्वी तक। ये सब टिहरी में थे, ठीक है ना। सुदर्शन शाह जो थे ये उसके बाद टिहरी चले गए, तो टिहरी में के शासक हम इनको कह सकते हैं। 56वां था भवानी शाह। 57वां प्रताप शाह। और ये गलत हो गया, 58वां होना था सर कीर्ति शाह। और 59वां होना था नरेंद्र शाह। और 60वां शासक आपका था मानवेंद्र शाह। तो इस तरीके से पंवार वंश के कुल 60 राजा हुए थे, जिसमें से अंत प्रद्युम्न शाह के बाद सुदर्शन शाह से लेके मानवेंद्र शाह तक आपके कहाँ पे थे, आपके थे टिहरी में। और अगर हम बात करें कनकपाल से लेके अजयपाल तक, ये हमारे थे चांदपुरगढ़ में। और अजयपाल राजधानी देवलगढ़ ले गया था। देवलगढ़ के बाद वो राजधानी श्रीनगर में उसने स्थापित की थी। चलो आगे हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे कनकपाल की। दोस्तों देखो 9वीं शताब्दी में 52 ठाकुरों का शासन था। 52 गणों से एक था चांदपुरगढ़, जिसका राजा था भानु प्रताप। इसने क्या किया था, धार नगरी गुजरात से आए कनकपाल को भानु प्रताप ने अपनी बेटी का विवाह किया था। देखो दोस्तों, अगर चांदपुरगढ़ की फ़ोटो मैं आपको दिखाऊं तो अभी चांदपुरगढ़ में कुछ है नहीं, ठीक है, पूरे खंडर के रूप में। और वहाँ पे एक मंदिर स्थापित है। यहाँ पे हम कई बार गए हुए भी हैं। तो हाँ, लेकिन एक और चीज़ थी, जो गढ़ों के जो किले थे, इनके जो गढ़ हैं और जो गढ़ों के महल आप इनको मान सकते थे, ये ऐसी जगह पे थे जहाँ पे कि ये एक पर्वत के टीले पे थे, जिससे ये ऐसा इसलिए बने थे कि उस टीले से आपको फिर चारों तरफ की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और उन पहाड़ियों से आपको अक्सर ये नज़र आता है कि कोई इधर
इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उनके गढ़ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वो पहाड़ पे होते थे ऊपर। तो ये शायद दूसरे से अपने बचाव के लिए भी था कि अगर कोई नीचे से पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करेगा तो उनको तो हम पत्थर गिरा के ही मार सकते हैं। तो कनकपाल के बाद चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की नींव 888 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सोनपाल स्वर्णपाल, जो 1243 ईस्वी में था। ठीक है, ये पंवार वंश का 24वां राजा हुआ था। सोनपाल चांदपुर गढ़ी के बिलंगना घाटी में गया था। देखो, ये जो राजा था ये बिलंगना में था और इसे अपनी राजधानी बना। अनुश्रुतियों के आधार पर कहा जाता है कि इसने बिलंगना घाटी पर 100 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद ये गढ़ भी अजयपाल ने पंवार यानी गढ़वाल के क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लखनपाल या लखनदेव या लखनपाल की, जो 1390 में राजा बना था। लखनपाल पंवार वंश का कौन सा शासन था, या लखनदेव, ये था हमारे 28वें राजा और इन्होंने 23 वर्ष तक शासन किया था। देखो, इनके कोई शिलालेख तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इनके अस्तित्व की जो जानकारी हमें मिलती है एक ताम्र मुद्रा से मिलती है। ठीक है, मुद्रा के नाम में नागरी लिपि में लक्षणदेव का नाम उल्लेखित है। और अब देखो, यहाँ से स्वतंत्र राजा, इसलिए हमने आपको आगे बताया था कि 3 चरण में थे जहाँ से स्वतंत्र राजा बनना शुरू हुए, क्योंकि इनकी जो मुद्रा थी और मुद्रा कोई स्वतंत्र राजा ही चला सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जगतपाल की। जगतपाल का राजवंश पाल जो था, इस राजवंश का 34वां राजा हुआ था। देवप्रयाग से प्राप्त एक धर्मपत्र में जगतपाल का है, जो कि परमार वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ये अभी आपको बताया था 1400 कितने में मिला था, 55 में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम अजयपाल की। देखो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आनंदपाल का द्वितीय पुत्र था अजयपाल, जो गढ़वाल राजवंश का 47वां राजा बना। सभी गढ़ों को विजित कर इस क्षेत्र का एकीकरण किया। मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो प्रक्रिया है गढ़ों को विजय करने की, लक्षणदेव यानी लखनदेव के नाम समय से शुरू हो चुकी थी और अजयपाल ने विजित की थी। अगर जो जानकारियाँ अजयपाल के विजित करने की गणपतियों की मिलती हैं तो वो हैं आपके पैनखंडा के 43 जुमला गणपति हैं, बिलंगना बांगर क्षेत्र के गणपति हैं, है ना, भगीरथी उप्पूगढ़ यानी कफू चौहान। अजयपाल और इसके युद्धों के पवाड़े गढ़वाल में आज भी प्रसिद्ध हैं। जाड़ गंगा घाटी के गणपति को जीता था, मंदाकिनी कंडारा के गणपति को, सलाण के असवाल गणपति को और दक्षिण के कुछ अन्य गणपति को। यहाँ तक कि अजयपाल ने अपना राज्य को बिजनौर क्षेत्र तक भी विस्तारित किया था। कवि भरत ने मानवोदय काव्य में अजयपाल की तुलना कृष्ण भीम कुबेर, है ना, इंद्र से तक की है। अजयपाल देखो अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवल तक हस्तांतरित की थी, जिसका समय लगभग 506 था, यानी कि 512 में उसने वहाँ पे राजधानी बनाई थी। देवलगढ़ जो है गोरखनाथ पंथ के सन्यासी संत नाथ का क्या है, एक आवास स्थल भी है। अगर दूसरी कुछ और चीज़ें अजयपाल के बारे में कि 1512 में एक राजप्रसाद बनना, यानी कि उसने अपना महल देवलगढ़ में कब बनाया, 1512 ईस्वी में बनाया। 1517 में राजधानी देवलगढ़ से कहाँ लेके चले गया, श्रीनगर लेके चले गया। ठीक है, तो 1490 के लगभग अजयपाल ने 52 गढ़ों पर विजय कंप्लीट रूप से प्राप्त की थी। 1491 में कुमाऊं का शासक था कीर्तिचंद, तो इसका युद्ध हुआ था अजयपाल के साथ। तो कहते हैं कि पहली बार अजयपाल पराजित हुआ, लेकिन सत्यनाथ भैरव के प्रसाद से द्वितीय बार विजित हुआ। यहाँ पे वैदत पांडे जी कुछ और लिखते हैं। तो दोस्तों फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि दोनों चंद राजाओं और पंवार वंशों की एक ही कहानी कभी कभी मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है, कंफ्यूज भी करती है कि वहाँ भी कोई राजा है और उसकी बेटी का साथ, है ना, जो ब्रह्मदेव अंतिम राजा कत्यूरी था उसने सोमचंद से उसकी अपनी बेटी की शादी कर दी। यहाँ भी एक राजा आया कनकपाल, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो ये थोड़ा है, अब दोनों जगह लेखकों जो लिखा हुआ है हम उसी पर और तथ्यों के आधार पर हम इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ अजयपाल ने शुरू की थी भाई, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति। अब इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि समाज में जो जाति का भेदभाव था उसके अनुसार से खान पान में अंतर आता था, तो क्योंकि कोई किसी के हाथ का नहीं खाता था। तो जब सेना अभियान में सेना जाती थी तो लड़ाई के दौरान अब उनको खान पान में दिक्कत होने लगी। तो अजयपाल ने एक सरोला ब्राह्मण नियुक्त किया और उसके द्वारा बनाए गए भात को सूची माना, यानी कि शुद्ध, उसे सब खाएंगे। दूसरा, अजयपाल ने एक माप तौल के लिए धूलिपाता का निर्धारण किया था। ठीक है, ये जो धूलिपाता निर्धारित किया जिसका उल्लेख देवलगढ़ के शिलालेख में मिलता है, ये भी अजयपाल का धर्मपाता कहा गया है। ठीक है, इसके बाद स्थापत्य कला में
इसने क्या क्या काम किए भैया? इसने देवलगढ़ राजभवन बनाया, सत्यनाथ भैरव गिरजा मंदिर, श्रीनगर में एक राजप्रसाद और कालिका देवी मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। देखो, अजय पाल का जो श्रीनगर का महल था वो 1803 के भूकंप में ध्वस्त हुआ था, और जो बाकी बचा कुचे उसके अंश थे 1894 की बाढ़ में वो भी बह गए थे। तो दोस्तों, इसे नागपंथी का उपासक था और नाग सिद्धों में इसे गणना होती है, नाथ सिद्धों में इसकी। साबरी ग्रंथों में इसको आदि गुरु या आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, गढ़वाल की जो इन शासकों की अपनी कुल देवी थी वो राजराजेश्वर से थी, और देवलगढ़ में गोकलनाथ पंथ का, ये मैंने आपको अभी बताया। सामरी ग्रंथ जो लिखा गया था वो इसके लेखक थे ठाकुर सूरवीर सिंह, और एक ये हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मृत्यु हुई थी 1519 में, और इसका एक जो चित्र मिला है पद्मासन चित्र, वो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में मिलता है। अजय पाल के बाद कल्याणपाल, सुंदरपाल, हंसपाल, विजयपाल शासक हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सहजपाल की। ये 1548 ईस्वी में शासक बना था या गद्दी पर बैठा था। ये राजवंश के अनुसार यानी वंशावली के अनुसार 42वां राजा हुआ था। देवप्रयाग में के क्षेत्रपाल मंदिर में इसे सहजपाल का उल्लेख मिलता है ना। इसने वहाँ पे जो घंटी है उसमें भी इसके नाम का उल्लेख मिलता है। सहजपाल क्या था? अकबर के समकालीन था, और इसे वीर गुणज्ञ सुखद प्रजा कहा गया है, इसकी एक उपाधि दी गई है। ठीक है, अकबर के मनसबदार हुसैन खां टुकड़िया ने जब शिवालिक की पहाड़ियों पर लूट पाट की थी, इसी समय जब किसका शासन था? सहजपाल का शासन था। अब अकबर के द्वारा इसी समय गंगा जी के स्रोत की जानकारी के लिए अपने अन्वेषक यानी खोजकर्ता भी भेजे गए थे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं बलभद्र शाह की। बलभद्र शाह से रिलेटिव मुख्य तथ्य क्या हैं जी? ये हैं कि बलभद्र शाह 1575 में शाह गद्दी पर बैठा था और 1591 तक रहा। पहली बात तो यही इसका कि इसने शाह की उपाधि धारण की, जो दिल्ली के शासक बहलोल लोधी ने इसे दी थी। और बलभद्र शाह है ना, बलभद्र शाह ने राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ की थी। ग्वालदम का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है कि बलभद्र शाह रुद्रचंद के बीच हुआ था, जिसमें रुद्रचंद की हार हुई थी, और इसी युद्ध में इसका सेनापति पुरुषोत्तम पंत मारा गया था। अब बात करते हैं दोस्तों मानसा बैठा था 1561 से 1611 तक, यानी ये गढ़वाल राजवंश का 44वां राजा हुआ था, जो कि बलभद्र शाह का पुत्र था। मानसा के समकालीन कुमाऊं में चंद राजा रुद्रचंद लक्ष्मीचंद थे, और दिल्ली में अकबर और जहांगीर। दापा के शासक काकवा मोर को पराजित किया था इसने, और वार्षिक कर भी लिया था, और उससे एक स्वर्ण कलश भी प्राप्त किए थे, जो इसने बाद में कहाँ? गौरी मठ के मंदिर में समर्पित कर दी थी। जीतू बगड़वाल के पुराणों के अनुसार जीतू को भोट का फौजदार नियुक्त किया था, यानी कि जीतू बगड़वाल इसके समय का समकालीन था। लक्ष्मीचंद ने 1597 से 1602 तक 6 बार गढ़राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन फिर भी उसे पराजय मिली थी। 7वें बार पौनागढ़ पर आक्रमण हुआ, जिसका उल्लेख मानवदेव काव्य में मिलता है, और लक्ष्मीचंद के इसमें 2 सेनापति मारे गए। 8वीं बार 1605 में लक्ष्मीचंद का आक्रमण हुआ था, जिसमें गढ़राज्य की सीमाओं को लूटपाट कर वह अल्मोड़ा लौट जाने में सफल हुआ था। और इसी समय यहाँ पर एक गढ़वाल का सेनापति खतर सिंह मारा गया था, जिसके नाम पर वहाँ पर क्या मिलता है? एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे खतड़वा कहा जाता है, विजय के उपलक्ष्य में। तो कहते हैं कि इस समय ज़्यादा परमार वंश के इतने अंदर ये नहीं आ सका, लेकिन थोड़ा थोड़ा है ना सीमांत एरिया को लूटकर वापस जाने में सफल रहा था। अब मान सिंह का राज कवि भरत था, जो मान सिंह गलत हो गया, मानसा होना चाहिए था, जो जहांगीर को ज्योतिष भी था, और जहांगीर ने इसी राज कवि भरत को एक उपाधि दी थी, जिसमें ज्योतिक राय की उपाधि प्रदान की थी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कुछ और तथ्यों की। मानसा का देवप्रयाग में क्षेत्रपाल मंदिर में, रघुनाथ मंदिर में इनका उल्लेख मिलता है। द अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया के जो लेखक थे वो थे श्री फॉस्टर। अब इनकी जो पुस्तक थी, इसमें यूरोपीय यात्री विलियम्स ने 1608 से 1611 में यात्रा का वर्णन मिलता है, और इस बुक में ही इसकी राजधानी को श्रीनगर बताया गया था। मानसा का जो सेनापति था वो था नंदी, और मानसा के समय भरत कवि ने मानवदेव काव्य की रचना की थी।
इसकी भाषा संस्कृत थी और मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान इसने क्या बताया था, दानवान बताया था। मानसा के समय के जो चार अभिलेख प्राप्त हुए हैं और कुछ जगह इसका उल्लेख मिलता है कि मानसा ने एक मानपुर नाम का नगर भी बसाया था। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं श्याम शाह की। श्याम शाह 1611 से 1630 तक गद्दी पर बैठा। 45वां राजा था श्याम शाह, जिसका उल्लेख जहांगीरनामा में भी मिलता है। तुझ के जांगुरी के अनुसार मुगल शासक ने श्रीनगर के राजा श्याम शाह को घोड़े और हाथी उपहार में दिए थे। इस समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, इसके समय श्याम शाह के जो राजगुरु शंकर देव थे, इन शंकर देव जी ने वास्तु शिरोमणि की रचना की थी। ठीक है, श्याम शाह के समय इसने श्रीनगर में एक बाग की स्थापना की, श्याम शाही बाग। ठीक है, श्याम शाह को बहुत ही विलासी राजा कहा जाता है। कहा जाता है कि इसकी समय मृत्यु पर लगभग 60 रानियाँ क्या हुई थी, सती हुई थी। श्याम शाह ने जहांगीर से भेंट की थी। तिब्बत पर आक्रमण भी किया था और स्वर्णचूर और एक चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त किया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1624 में श्रीनगर में जेसुइट पादरी आए थे और इस रास्ते वो तिब्बत के लिए गए थे श्रीनगर पहुँचने। जबकि श्रीनगर पहुँचने वाला पहला जो पादरी था वो अंतोनियो दे आंद्रो था। श्याम शाह के समकालीन कुमाऊं के राजा थे तिरुमल चंद, है ना, जो अपने षड्यंत्रकारियों से असफल होने पर प्राण की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए श्याम शाह के दरबार में आए थे। तो इसने इनकी मदद की थी श्याम शाह ने। इसके बाद आते हैं आपके महिपति शाह। शायद इनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, रानी कर्णावती। ठीक है, श्याम शाह के चाचा महिपति शाह को गौरभंजन कहा जाता है। महिपति शाह के पिता का नाम था दुलाराम। ठीक है, सबसे अधिक समय तक गढ़वाल पर शासक था ये रहने वाला। मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया, क्योंकि महिपति शाह ने जीवन भर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इवन कि ये शाहजहाँ के राज्याभिषेक में भी नहीं गया, इसीलिए वो इसे बहुत अखड़ू राजा कहा करते थे। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किए, जिसका वर्णन एंड्राडे ने किया था। और प्रथम अभियान इसके में 1200 सैनिक थे और द्वितीय अभियान में 20,000 सैनिक। एंड्राडे और उनका एक सहयात्री था मार्क्वेस, जो कि ईसाई धर्म के प्रचार के लिए महिपति शाह के समय गढ़वाल आए थे। महिपति शाह के सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, रिघोला लोधी और बनवारी दास। रिघोला लोधी ने सिरमौर के तिब्बत और गढ़वाल दक्षिण भाग जीतने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दापागढ़ पर आज भी इनके तलवारों की पूजा की जाती है। जबकि माधो सिंह भंडारी चीन के तुलमुल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और तिब्बत युद्ध में इनके द्वारा बनाए गए चबूतरे आज भी मिलते हैं। इन्हें गढ़भंजक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपने बेटे की बलि दी थी। क्यों, मलेथा में पुल के लिए पानी निकालने के लिए। तो जो श्री रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में, वहाँ के राजपत्र में अभिलेख है एक, उसमें माधो सिंह भंडारी के पुत्र गजे सिंह, ये इनका बड़ा पुत्र था, पत्नी मथुरा बैरानी और उनका एक पौत्र था जिसका नाम था अमर सिंह, का नाम भी उल्लेखित मिलता है। तो ये भी कहीं कहीं कभी पूछा जाता है। रानी कर्णावती महिपति शाह की पत्नी थी, जिन्होंने देहरादून में कारणपुर नगर, और महिपति शाह की जो दूसरी पत्नी थी वो बड़तवाली थी। बड़तवाल बंधुओं ने तिब्बत में वीरगति प्राप्त की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंतिम रूप से तिरुमल चंद को जब कुमाऊं की जो सत्ता दिलाई थी वो महिपति शाह ने दिलाई थी। ठीक है दोस्तों, 1625 में महिपति शाह ने केशवराय मठ की स्थापना श्रीनगर में की थी। नेक्स्ट आते हैं आपके पृथ्वीपति शाह। 1634 में महिपति शाह की मृत्यु के बाद 7 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे और इनका राज्याभिषेक हुआ था 1640 में। पृथ्वी शाह की संरक्षिका के रूप में महारानी कर्णावती है, जिन्हें नक्कटी रानी के रूप में जाना जाता था, है ना। इसने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनाया था और यहाँ पे दिलीप शाह को इसका शासक बना दिया था। देखो, 1635-36 में महिपति शाह की मृत्यु की खबर जब शाहजहाँ को लगी तो उन्होंने अपने सेनापति को भेजा, जिसका नाम था नवाजत खान। तो वो दून पर आक्रमण के लिए आया और पड़ोस का राजा था एक हमारा सिरमौर, जो नरेश था मानदाता प्रकाश ने भी क्या किया, इसने मुगल सेना का साथ दिया, क्योंकि इसकी और महिपति शाह की आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। अब जब ये
जानते थे कि राजा जो अभी है वो बहुत छोटा है और माधो सिंह भंडारी वृद्ध अवस्था में है, अब इसका फ़ायदा उठाकर क्यों ना गढ़ राज्य को विजित कर लिया जाए। लेकिन राजमाता कर्णावती ने अपनी रणनीति और अदम साहस से मुगल सेना आक्रमण को विफल कर दिया और उनके नाक काटकर भागने पर विवश किया। तो यह युद्ध श्रीनगर से 20 कोस की दूरी पर ही घटित हुआ था, यानी ये लड़ाई वहीं हुई थी। तो 1656 में फिर मुगल सेना कासिम खां के नेतृत्व पर आक्रमण किया गया। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शासक सुलेमान सिंह को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1658 में शरण दी थी। सुलेमान सिंह को अभागा शहजादा भी कहा जाता है, जिसे पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदनी शाह ने सुलेमान सिंह को 1660 ईस्वी में सौंप दिया था, है ना, जिसको वापस मुगल को, दिल्ली वालों को इसको सौंप दिया था, जिसके कारण पृथ्वीपति शाह ने इसको देश निकाला कर दिया था। ट्रेवनियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य की वीरता की प्रशंसा की थी, किसके बाद, पृथ्वीपति शाह के समय। और एक हुआ था हाटकोटी की संधि, जो पृथ्वीपति शाह और मानदाता प्रकाश के बीच हुई थी। अभी बताया था ना आपको मानदाता प्रकाश। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फतेह शाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पवार वंश का 49वां राजा हुआ था ये। इसे गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। इनकी एक तस्वीर भी मिली है, ठीक है, जो तस्वीर मिली है इनकी, तो इसमें इनको शिवाजी की तरह दिखाया भी गया है। तो 12 वर्ष के अल्पायु में ये भी गद्दी पर बैठे थे और इनकी जो संरक्षिका थी वो राजमाता कटौजी थी, जो कि कांगड़ा राजा की पुत्री थी। अगर हम बात करें कि इनका और गुरु गोविंद का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1688 को, बंगाड़ी का युद्ध, है ना, इसे बंगाड़ी और बंगाड़ी का। फतेह शाह ने दरअसल सिरमौर राज्य को जीत लिया था और राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु गोविंद सिंह को वहाँ पर आमंत्रित किया था, है ना। क्यों, उसने वो भूमि, वहाँ पे एक भूमि दान दी थी उन्हें, और जो भूमि थी वो गढ़वाल राज्य के क्षेत्र में आती थी, पांवटा साहिब के करीब। वहीं पर भंगाणी का युद्ध हुआ था और इसका जो वर्णन मिलता है विचित्र नाटक में मिलता है। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया। मेमोयर ऑफ देहरादून के जो लेखक हैं आर.सी. विलियम्स, इनकी पुस्तक में ये भी कहा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर तक पर आक्रमण कर वहाँ पर भी एक फतेहपुर नगर बसाया था। फतेह शाह के काल में इसे गढ़वाल का अकबर कहा जाता है और इसके काल में क्या, दरबार में भी अकबर की तरह नवरत्न थे। कौन थे वो नवरत्न, तो चलो बात करते हैं। सुरेशानंद थे, खेतराम थे, खेतराम लक्ष्मणा, रुद्री दत्त त्रिमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल और सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कंठौला और हरिदत्त थपलियाल। ये जो 9 थे ये फतेह शाह के नवरत्न थे, ठीक है। नवरत्नों में जो प्रमुख थे शशिधर डंगवाल, हरिदत्त नौटियाल, हरिदत्त थपलियाल और सहदेव चंदोला। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के रचयिता श्री जटाधर थे। श्री रत्न कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह शाह, है ना। रत्न कवि और मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह की वीरता का वर्णन कविराज सुखदेव ने किया था अपने ग्रंथ वृतांत में, ठीक है। फतेह शाह के ग्रंथ, फतेह प्रकाश ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया था और ग्रंथ वृत कौमुदी की रचना मोतीराम ने की थी। देखो, इसने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें वहाँ पे गुरुद्वारा बनाने के लिए खुड़बुड़ा, राजपुर और चमासारी गांव देहरादून में दिए थे। इसके बाद इनके पौत्र प्रदीप शाह ने भी 4 गांव जो देहरादून के हैं, जहाँ पे सिखों के गुरुद्वारा है, ये गढ़वाल शासकों के द्वारा दान में दिए गए स्थल है। मोतीराम ने गढ़वाल का स्वर्णकाल फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था, जिसे मौलाराम प्रीतम शाह कहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रदीप शाह की। प्रदीप शाह की संरक्षिका कनक देवी और इनके पिता थे दिलीप शाह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1717 से 1757। प्रदीप शाह के समय डोभाल और खंडूरियों की मनमानी चल रही थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी, ठीक है ना। बहुत सारी कहानियाँ हैं, किसने इसको मार दिया था, फिर ये सब चीज़ें हुई, है ना। जैसे अगर हर्षदेव जोशी की हम बात करें कुमाऊँ में और यहाँ पर इनकी बात करें तो लगभग एक जैसी बात है। 5 भाई कठेर के अत्याचार की कहानी भी इन्हीं के समय की थी, जो कि कनक देवी के भाई माने जाते थे। इनके सेनापति का नाम था चंद्रमणि टंगवाल और गणाई के युद्ध में प्रदीप शाह व चंद सेना, गणाई का युद्ध ध्यान रखना प्रदीप शाह और चंद शाह के बीच हुआ था। प्रदीप शाह के 2 दूत बंधु मिश्र और लक्ष्मीधर ओझा उपहार देकर चंद दरबार में भेजा गया था। कल्याण चंद पर रोहिला आक्रमण के समय प्रदीप शाह ने उनकी मदद की थी, है ना। और प्रदीप शाह के समय रोहिला का सरदार नलीबुद्दौला था, जिसने दून पर 1770 तक राज किया। प्रदीप शाह के इंपॉर्टेंट है दरबारी कवि थे मेधाकर शर्मा,
जिसने रामायण प्रदीप संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। और प्रदीप शाह के शासनकाल में जो है वो क्या जाना जाता है, गढ़वाल और परमारों की मित्रता के लिए। देखो अब बात करते हैं दोस्तों ललित शाह की। इनका शासनकाल रहा 72 से 1772 से 1780 तक का। ललित शाह के शासनकाल में ही सिखों ने देहरादून पर 2 बार आक्रमण किया, 1775 और 1778 ईस्वी में। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें मोहनचंद युद्ध से भाग गया था। देखो ये हर्षदेव जोशी था, बहुत चालाक था। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाया और हर्षदेव जोशी प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री बना। और प्रद्युम्न खुद को दीपचंद का क्या मानने लगा, तो उसने खुद को वहाँ दत्तक पुत्र घोषित किया। तो इसने कुछ साल तक क्या किया, कुमाऊं पर भी शासन किया। ठीक है, तो एक तौर से उत्तराखंड का अंतिम राजा यही माना जाता है जो दोनों जगह शासन करने वाला था, प्रद्युम्न शाह। ललित शाह के 4 पुत्र थे, प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। तो इसीलिए यहाँ षड्यंत्र चलना शुरू हो गया था। ललित शाह का सिखों के साथ सिरमौर का युद्ध हुआ था 1779 में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1779 में। और एक ललित शाह है जिसकी मृत्यु मलेरिया से हुई। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, लेकिन लोग अक्सर इनको भी याद करने लग जाते हैं। देखो ललित शाह का जो ज्येष्ठ पुत्र था, है ना, वो था जयकृत शाह, और उसे 1780 में श्रीनगर का शासक बना दिया गया। प्रद्युम्न शाह इस समय कुमाऊं का राजा था, जो कि जयकृत शाह का सौतेला भाई था, और दोनों के पारस्परिक संबंध कटु थे। पता है क्यों कटु थे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे डोभाल और खंडूड़ी थे, ये जयकृत शाह के कान भरते थे कि देखो वो वो राज्य भी गढ़ राज्य के अधीन होना चाहिए, क्योंकि वो राज्य भी तो हम तुम्हारे पिता ने, ललित शाह ने ही उन्हें दिलाया है, तो उन्हें यहाँ पर कर देना चाहिए। तो इसी वजह से इनके आपस में क्या थे, संबंध अच्छे नहीं थे, जबकि दोनों जगह दोनों भाई शासन कर रहे थे। जयकीर्ति शाह के समय राज अधिकारियों के 2 दल, खंडूड़ी और डोभाल, इनके षड्यंत्रों से श्रीनगर में बहुत नुकसान हुआ था। देखो राजा खुद असहाय हो गया और दून क्षेत्र की सुरक्षा में नाकाम रहा था। ठीक है, उसने दून क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर पाया था, और सिखों के आक्रमण से बचने के लिए इसने राखी नामक कर देना भी एक स्वीकार कर लिया था। अंत में जयकीर्ति शाह ने देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया। वो इन सब चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने जीवन का अंत कर दिया था। अब दोस्तों बात करते हैं प्रद्युम्न शाह की 1786 से 1804 तक। देखो जयकीर्ति शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की गद्दी छोड़कर श्रीनगर के राज सिंहासन को संभालने आ गया, लेकिन मंत्रियों के षड्यंत्र से वो भी यहाँ परेशान रहा। सबसे पहले देखो नंबर 1 क्या था कि श्रीनगर के मंत्रियों के मध्य द्वेष अग्नि थी। कृपाराम डोभाल द्वीप और नित्यानंद खंडूरी में, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती थी। दून घाटी में निरंतर छापे और निर्मल लूट हो रही थी। वहाँ पर सिख, गुज्जर और सिरमौर के राजा लूट कर रहे थे। 1791 में फिर यहाँ पर गोरखा आक्रमण होता है, जो कि हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर गोरखाओं ने लंगूरगढ़ पर डेरा डाल दिया था। बाद में यहाँ पर इन पर विजय कर 2500 वार्षिक कर देना, 25,000 रुपये वार्षिक कर देना सुनिश्चित करके वापस आ जाए। सबसे बुरी जो समय गढ़वाल पर आया था प्रद्युम्न शाह के समय, एक भयंकर प्राकृतिक त्रासदी आई थी, जिसे, है ना, ये संवत के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 51-52 बोलते हैं। 1795 में भीषण अकाल गढ़वाल में पड़ गया था और लोग त्रस्त हो गए थे। इसे गढ़वाल में 51-52 के नाम से याद किया जाता है। 1796 में हॉर्डिक ने भी गढ़वाल की यात्रा की थी, और उसने उस समय के इस क्षेत्र में जो दरिद्रता आई थी, है ना, उसका क्या किया था, उल्लेख किया था। और दूसरा फरवरी 1803 में द्वितीय गोरखा आक्रमण हुआ था। और इसी समय गढ़वाल पर आपको शायद पता होगा कि कहते हैं कि भूकंप आया था, और उस भूकंप में, अब ये तो आंकड़े हैं कि 2500 से 3,000 के करीब लोग बचे हुए थे, है ना। ये भूकंप जो चला था निरंतर, ये भूकंप के झटके 7 दिन और 7 रात तक चल रहे थे। पूरा गढ़वाल त्रस्त था, और उसी समय गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो अब इस स्थिति में कोई राजा किस तरीके से अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा तो इन सब चीज़ें, प्राकृतिक आपदा से बड़ा दुख तो ये था कि उसके मंत्री उनके साथ षड्यंत्र करते थे। देखो गोरखा के अमर सिंह थापा और हस्तीचल चौतरिया ने आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे गढ़वाल की हालत बहुत बुरी थी, और उन्होंने यहाँ पे उसी समय आक्रमण कर दिया। और ये बुद्धि भी उनको किसने दी? ये दी थी उनको हमारे जोशी जी ने। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने। गढ़ नरेश ने क्या किया भैया, बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर बड़ी मुश्किल से 12,000 सैनिकों की एक सेना बनाई, और लंडौर के गुर्जर राजा, ये इंपॉर्टेंट है, राज दयाल सिंह ने गणपति की सहायता की थी। ठीक है, ये फिर इन्होंने कोशिश की कि दोबारा लड़ा जाए, युद्ध किया जाए।
1786 में रोहिलों का आक्रमण भी प्रद्युम्न शाह के ही समय हुआ था। प्रद्युम्न शाह का एक पुत्र था प्रीतम शाह, जिसे गोरखा बंदी बनाकर नेपाल ले गए और सुदर्शन शाह जी भाग गए देहरादून की तरफ। अब परमार वंश का जो पुनरुत्थान था वो फिर किसने किया था? सुदर्शन शाह ने हेस्टिंग्स की मदद से 1815 में किया था। तो 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध में, है ना, यहाँ पे आपको बताया था कि खुड़बुड़ा के युद्ध में फिर किसको? प्रद्युम्न शाह को क्या हुई थी? वीरगति प्राप्त हुई थी। क्यों? जब ये सहारनपुर से सेना इकट्ठा करके दोबारा वापस आए थे तो इस जगह पर इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। ये बढ़ता आपके बिंदाल नदी जो एक आती है खुड़बुड़ा में, उसके किनारे पर ये मैदान है, वहाँ पर इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था परमार वंश से कुछ मुख्य तथ्य। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को इसमें जोड़ने की। इससे आगे हम इस पर आधारित 100 से अधिक या लगभग मुझे लग रहा है 200 से अधिक प्रश्नोत्तर होंगे, जिसमें संपूर्ण परमार वंश का और परमार वंश का जो आपका सिलेबस है वो कवर्ड हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।